जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी परीक्षा पॉइंटर हिंदी साहित्य संबंधी लेकर उपस्थित हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको बुलेट फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है और यहाँ टॉपिक वाइज जो है जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास और इसके बाद आप देखेंगे क्रमशः आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इन टॉपिकों को हम करते जाएंगे, एक एक करके जो है टॉपिक को फिनिश करेंगे। और यहाँ पे देखिए जिस टॉपिक से प्रीवियस में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे ही क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि शाब्दिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ क्या होता है। इतिहास का मतलब होता ही है कि ऐसा ही था, यानी इतिहास अपने आप में जब पारिभाषित रूप में कहें तो उसका मतलब होता है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। इससे दो बातें क्लियर होती हैं, यह तो एक कि इतिहास का संबंध अतीत से होता है और दूसरा ये होता है कि उसके तहत केवल वास्तविक या जो यथार्थ यानी जो सच्ची घटनाएं हैं उनका ही समावेशन होता है। उसमें उन सभी लिखित या मौखिक वृत्तों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध अतीत की जो यथार्थ परिस्थितियाँ होती हैं उन घटनाओं से है और साथ ही उनका संबंध केवल प्रसिद्ध घटनाओं से ही नहीं अपितु उन घटनाओं से भी है जो प्रसिद्ध ना होते हुए भी लेकिन मतलब सच्चाई में ऐसी घटित हो। तो बस इतना ध्यान रखिए कि इतिहास का मतलब ऐसा ही था या अतीत में ऐसी कुछ घटनाएं घटित हुई हों। वस्तुतः जब हम आज इतिहास को देखते हैं तो इतिहास शब्द को इतने व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है कि उसके तहत अतीत की प्रत्येक स्थिति, परिस्थिति, घटना, प्रक्रिया एवं प्रवृत्ति की व्याख्या का समावेशन होता है। तो इतिहास एक तरीके से हमें कहीं ना कहीं दिशा देने का काम करता है कि कौन सी घटना हुई, उसकी प्रक्रिया क्या थी, स्थिति क्या थी। अतीत में झाँक कर उन चीज़ों को देखते हैं और वर्तमान में उनसे सीख लेते हैं। तो ये सब चीज़ें मिला के ये होता है इतिहास। अब यहाँ पे जो साहित्य का इतिहास है वो तो सामान्यतः इतिहास है, लेकिन जब हम सामान्य रूप में साहित्य के इतिहास की बात करते हैं, साहित्य की परिभाषा की, तो ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये क्वेश्चन भी बराबर आता है कि ये जो पंक्तियाँ कही गई हैं उद्धृत है वो किसके द्वारा है। तो ये जैसे लिखा गया क्रमशः इनको आप ध्यान रखिए। ये बीच से कहीं से भी पंक्ति आता है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। इतना ही पंक्ति दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये पंक्तियाँ जो उद्धृत हैं वो किसके द्वारा रचित है। तो ये देखिए रामचंद्र शुक्ल जी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। उन्होंने साहित्य के इतिहास को इसी रूप में परिभाषित किया है कि जो कोई जैसे देश है, देश में कोई साहित्य लिखा गया तो उस साहित्य में क्या लिखा जाता है, वहाँ की जनता के मन में जो चित्तवृत्ति में जो कुछ चलता रहता है उनका ही दर्पण उसमें समझिए कि लिखा जाता है। और जैसे जैसे मन में लोगों के परिवर्तन आता है, यानी जनता के मन में परिवर्तन आता है, तो उसी अनुसार हमारा साहित्य भी बदलता रहता है। अब यहाँ देखिए आदि से अंत तक जो इन्हीं चित्तवृत्ति यानी मन के बदलावों को, परंपरा को हम परखते हुए जो साहित्य में लिख देते हैं वही साहित्य का सामंजस्य ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब उसमें साहित्य में जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक हद तक प्रभावित होती है, सामाजिक भी होता है, सांप्रदायिक भी होता है, धार्मिक भी होता है। तो ये जो पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है और जल्दी ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हम हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में जो उनके द्वारा प्रमुख ग्रंथ है रचा उस पर भी सीरीज लेकर आने वाले हैं। क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देखिए मूलतः अगर देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से पुटअप होता है, तो उसको भी कराने वाले हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र जी का है। युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य यानी युग का जो चेतना और साहित्य की जो चेतना, इन दोनों का समन्वय, उस पर जो आधारित साहित्य हो, इसके इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को हमें स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पे परिभाषा के रूप में जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी मतलब परिभाषा देते हैं। एक चीज़ ये बताएं कि आपको सबसे पहले जो टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास में उसमें परिभाषा से ही क्वेश्चन आता है। परिभाषा दे दिया जाता है और पूछा जाता है, 2-4 लोगों का नाम दे देते हैं कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई। तो जैसे हमने रामचंद्र शुक्ल जी का देखा वैसे यहाँ पे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का देखें तो रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि साहित्य के इतिहासकार का काम क्या है। अगर कोई भी व्यक्ति जो साहित्य का इतिहासकार है वो क्या काम करता है, वो कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना,
शुक्ल ने कहा था, इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना, यानी कभी यदि अपने इर्द गिर्द के संसार और जीवन को देख परख कर उसे अर्थ देता है तो आलोचक और इतिहासकार कवि की इस रचना में अर्थ का संधान करते हैं और उसे संवर्धित करते हैं। रचना, आलोचना और साहित्य इतिहास के मानवीय जिजीविषा के जीवन में अर्थ संधान के क्रमिक विकास चरण हैं। तो यहाँ पे आप रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का समझिए कि वो कह रहे हैं जैसे साहित्य का इतिहासकार, कोई भी इतिहासकार साहित्य लिखता है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति ने लिखा साहित्य, तो सामाजिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति ने जब साहित्य लिखा तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए ना कि उस साहित्य को जो सामने वाले व्यक्ति ने लिखा है उसको वो समझे, पढ़े और देखे क्या सच में इसमें उन्हीं अभिव्यक्तियों को दिया गया है जो सच में लोगों की ज़रूरत है। यानी रचना को देखना, उसकी आलोचना करना, उसमें संधान करना, कुछ भी खोजबीन करना और मानवीय जिजीविषा के जीवन में अर्थ के संधान का जो क्रमिक विकास करना एक आलोचक का, इतिहासकार का जो काम होता है, वही रामस्वरूप चतुर्वेदी अपने इतिहास ग्रंथ में कहते हैं। तो परखना एक तरीके से कह सकते हैं कि शुक्ल ने कहा था कि जैसे चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा में उनको जगह देना चाहिए, तो जो आलोचक है वो देख रहा है कि क्या सच में सामने वाले ने कभी धर्मिता का निर्वहन किया है कि नहीं किया है। ये तो हमने तीसरी परिभाषा देखी। अब यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट जो चौथी परिभाषा है, साहित्य जो है ये जनसमूह के हृदय का विकास है। ये बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, किसने कहा? तो ये जो पंक्तियां हैं उद्धृत किसके द्वारा? साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास, ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा जो है उद्धृत पंक्तियां हैं। इनके अलावा जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरानुकूलता के साथ सहभाव हो वही साहित्य है। तो देखिए बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास, ये तो बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि जो साहित्य है वो जन समूह के मन में जो उनके हृदय में चल रहा है उसी का विकास किया है। और बाबू गुलाब कहते हैं कि जहाँ शब्द और अर्थ होता है ना, कि जब हम कुछ बोल रहे हैं तो वो शब्द है और आप अपने अनुसार उन शब्दों का मतलब निकालें, वो अर्थ है। तो जहाँ पे शब्द और अर्थ, विचार और भाव, इसका परंपरा अनुकूलता यानी परंपरा की अनुकूलता के साथ सहभाव हो वही साहित्य है। तो ये बाबू गुलाब राय जी की परिभाषा है। तो हमने देखी यहाँ पे क्रमशः 4 परिभाषाएं देखी साहित्य संबंधी। रामचंद्र शुक्ल जी का देखा, फिर योग चेतना और साहित्य चेतना के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र का देखा, फिर आलोचना धर्मिता से संबंधित रामस्वरूप चतुर्वेदी का देखा, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा परिभाषा, और जहाँ शब्द अर्थ विचार भाव संबंधी तथ्य हो वो परिभाषा जो है बाबू गुलाब राय जी के द्वारा दिया गया परिभाषा है। यहाँ पे कुछ परिभाषाएं और भी उद्धृत हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। जैसे यहाँ पे देखिए ज्ञान राशि के जो संचित कोष का नाम क्या है, तो ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। ये किसने कहा? ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम क्या है? साहित्य है। दूसरी बात, डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि साहित्य आत्माभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य क्या है? आत्माभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं साहित्य के अंतर्गत वह सारा वांग्मय लिया जाता है जिसमें अर्थबोध के अलावा भावोन्मेष अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो तथा जिसमें ऐसे वांग्मय की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या हो। ये रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा है। तो 7-8 परिभाषा हमने कर लिया। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले परिभाषा आता है। परिभाषा के बाद जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लेखन की परंपरा, यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है उसके लिखने की क्या परंपरा रही है। देखिए जो लिखने की परंपरा रही है उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो सबसे पहला प्रयास किसने किया था, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। कोई भी चीज़ हो तो साहित्य का अगर इतिहास लिखा है तो लिखने वाला कौन है, किसने सबसे पहले प्रयास किया, किस भाषा में लिखा, किस सन में लिखा, इस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। तो जब भी हम ये सोचते हैं कि साहित्य का इतिहास लिखा गया है तो फिर पहला लिखने वाला कौन था, तो यहाँ पे देखिए जो पहला लिखने वाला व्यक्ति है वो भारतीय नहीं बल्कि एक फ्रेंच विद्वान था। फ्रेंच विद्वान का नाम था गार्सा द ताशी। इन्होंने साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा था फ्रेंच में, और जो पुस्तक का इनके नाम था फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा। इनके पुस्तक का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी।
तो इस पुस्तक का नाम भी ध्यान रखना है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी, फारसी भाषा में यानी फ्रेंच में लिखा गया। सबसे पहला प्रयास है किसके द्वारा, फ्रेंच वैज्ञानिक जो है विद्वान जो थे गार्सा द तासी। ये इतिहास ग्रंथ जो इन्होंने लिखा वो 2 भागों में बटा हुआ है और इसका प्रकाशन देखें तो 1839 और 47 है। ये जितने भी फैक्ट बता रहे हैं इसे बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन, नहीं तो आप विश्वास नहीं हो तो आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला हिंदी साहित्य का हमने सीरीज बना रखा है उसको जाके देखिए और प्रीवियस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन हमने शुरू किया है कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं वो टॉपिक ही यहीं से शुरू होता है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इस टॉपिक से कितने बार और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधे सीधे आता है कि पहला जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो पहला व्यक्ति फ्रेंच विद्वान था गार्सा द तासी। पुस्तक का नाम क्या था, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। प्रकाशन कब हुआ, कितने भागों में था, तो 2 भागों में था, 1839 में और 47 में। अभी जो इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी जो है 39 में भी था 47 में भी था, तो पहला संस्करण ही 2 पार्ट में निकला था इनका 39 और 47 में, लेकिन इसका दूसरा संस्करण भी निकला और जो दूसरा संस्करण निकला वो 2 भाग में नहीं बल्कि 3 भाग में। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि पहला संस्करण निकला, दूसरा निकला। पहले संस्करण में 2 था 1839 और दूसरा हमने बताया 1847 और दूसरा वाला संस्करण 3 पार्ट में था। तो तीसरा वाला जो निकला था ये 1871 में और ये 3 भाग में बटा था। यह ग्रंथ जो है ये ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में छपा था। तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी और उर्दू, तो उस समय जो हिंदी और उर्दू के कवि थे उन सभी को उन्होंने उनकी जानकारी दी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि इन्होंने उसको काल क्रम के अनुसार नहीं वर्ण क्रम के अनुसार दिया, जो इनके में सबसे बड़ी कमी बताई जाती है। वर्ण क्रम मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCD ऐसे करके, जैसे मान लीजिए किसी भी लेखक का नाम A से है, अब वो भले ही पहले आया हुआ या बाद में आया हुआ तो उसको पहले दे देंगे, और जो बाद पहले आया हुआ है उसका मान लीजिए D नाम से तो उसको पीछे रखेंगे। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को इन्होंने जो है विषय बनाया लेखन का अपने। तो यही है कि तासी ने लिखा तो पुस्तक सब कुछ सही लिखा, हिंदी उर्दू कवियों के स्थान भी दिया, लेकिन इन्होंने लिखा जो वो कालक्रम के अनुसार ना होकर वर्णक्रम के अनुसार लिखा। ग्रंथ में कुल कितने कवियों के जिक्र हैं, तो 738 कवि, जिनमें हिंदी के पूछे जाते हैं कि कितने कवि हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी के सिर्फ 72 कवि थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 738 कवि, उन कवियों में 72 कवि जो है हिंदी के हैं, बाकी जितने भी हैं वो सब क्या हैं, उर्दू के हैं। अब ये जो तासी का ग्रंथ है, तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करके, तो तासी का जो ग्रंथ लिख कर आया तो इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, तो तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करके डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसेड़ थे। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसेड़, इन्होंने इसको हिंदू साहित्य के हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। ये जितने भी फैक्ट सिलसिलेवार दिए गए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सबसे अच्छी बात है कि आपको सारे फैक्ट यहाँ पे क्रमशः एक साथ यहाँ पे मिल रहे हैं। तो विश्वास मानिए ये सीरीज बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। आप इसको कोई कॉपी पेन लेके बैठिए और क्रमशः लिखते भी जाइए। जैसे याद करिए पहला कौन लेखक था, कौन सी लैंग्वेज में लिखा, किस सन में लिखा, कितने पार्ट में डिवाइड किया है ना, फिर उसका अनुवाद किसने किया, तो सबको हम क्रमशः यहाँ पे एक साथ करा रहे हैं। तो देखिए तासी का ग्रंथ जो है उसका हिंदी में अनुवाद किया गया। तो हमने देखा तासी के जो ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया गया तो हिंदी में अनुवाद करने वाले थे लक्ष्मी सागर, और लक्ष्मी सागर ने द इस्तवार ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी उसका अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से कब किया, तो 1952 में किया। 1952 में तासी का इतिहास ग्रंथ जो इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी था उसमें एंदुई के लिए हिंदवी हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयोग में लाया गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास है भाषा काव्य संग्रह। ये भाषा काव्य संग्रह ये किसका है, तो ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। भाषा काव्य संग्रह जो है श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा हिंदी भाषा में लिखा गया। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया, भाषा काव्य संग्रह जो है भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास में,
साहित्य के इतिहास में तो हमने गार्सा दत्त तासी का इस्तवारदार लिटरेचर वो भी पढ़ा, लेकिन दूसरे नंबर पे देखिए भाषा काव्य संग्रह ये महेश दत्त का है और इस परंपरा में इन्हें हिंदी भाषा में लिखा ये पहला ग्रंथ है। हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है, तो वो भाषा काव्य संग्रह को मानते हैं, क्योंकि वो तो हमने पढ़ा था वो तो फ्रेंच में था ना, वो तो फ्रेंच में लिखा गया था। तो यहाँ पे ये अगर कह दिया गया वो तो फ्रेंच में लिखा गया था, हिंदी में बताइए कौन सा लिखा गया है। तो साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी में जो लिखा गया वो श्री महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह 1873 जो है इसका समय है। तो इसका समय भी ध्यान रखिए कि भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष जो है ये 1873 है। और कहाँ से छपा था, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से छपा था। तीसरी बात, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर द्वारा जो शिव सिंह सरोज 3rd नंबर पे आते हैं। शिव सिंह सेंगर द्वारा जो शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण, तो हिंदी भाषा में पहला भी हमने देखा भाषा काव्य संग्रह 1873 महेश दत्त शुक्ल का, तो दूसरे नंबर पे ये आता है, दूसरे पे शिव सिंह सरोज आता है और ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है शिव सिंह सेंगर के द्वारा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब है, तो वो 1873 था। ये 1873 के बाद जो है इसका समय क्या है 1883। तो शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज जो लिखा गया वो 1883 में लिखा गया। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। अब इसमें जो है जैसे हमने देखा तासी के पुस्तक में 738 कवियों का जिक्र था, यहाँ शिव सिंह सरोज में 1838 कवि लगभग थे, उनका जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण देखने को मिलता है। सन 1888 ईस्वी में, कब, सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित, ये लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रियर्सन का नाम। 1888 में क्या होता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इनकी पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन के द्वारा जो है ग्रियर्सन के द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन होता है। 1888 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन होता है। और तासी के बारे में, इसलिए ग्रियर्सन के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा है। जैसे ग्रियर्सन द्वारा रची जो द मॉडर्न है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास भी मानना चाहिए, क्योंकि अपने ग्रंथ में कुल जितने भी कवियों का जिक्र किया 952 कवियों का उल्लेख किया, लेकिन इन कवि और लेखकों को जो है ना लिखा तो उसको वर्ण क्रम के अनुसार नहीं लिखा, जैसे तासी ने लिखा था। ग्रियर्सन ने उसको काल क्रम के अनुसार लिखा, जो लेखन की एक शैली होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर कहना है तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास का लेखक किसको कहिए, ग्रियर्सन को कहिए, क्योंकि इन्होंने लिखने का जो तरीका सही है उसको ही फॉलो किया है। अब जब हम हिंदी साहित्य की परिभाषा की बात देख चुके, लेखन का देख चुका, अब देखने के बाद लेखन देखने के बाद जो है ग्रियर्सन के इतिहास की विशेषता देखिए। ग्रियर्सन ने जो लिखा वो लेखक एवं कवियों का कालक्रम का वर्गीकरण अपनाया। ग्रियर्सन ने पहली बार हिंदी साहित्य को हिंदी भाषा की दृष्टि से निर्धारण किया क्षेत्र को, तथा संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू को उससे अलग किया। अपने ग्रंथ के आधार स्रोतों का उन्होंने उल्लेख किया। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि हमें संदर्भ सूची वगैरह स्रोत जो है वहाँ पे लिख देना चाहिए कि हमने जो भी चीज़, इससे प्रामाणिकता सिद्ध होती है कि हमने जो भी चीज़ लिखा ये प्रामाणिक स्रोत हमने यहाँ से लिखा या यहाँ से लिया। तो उन्होंने आधार स्रोतों का उल्लेख करते हुए तटस्थता, प्रामाणिकता और ईमानदारी का परिचय दिया। साथ ही साथ ग्रंथ का काल खंडों में विभाजन किया, प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक बनाया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण कैसे किया, तो विकास क्रम का निर्धारण उन्होंने चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य। जो ग्रियर्सन थे, ग्रियर्सन महोदय ने हिंदी काव्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी। तो ग्रियर्सन की एक और विशेषता, हिंदी काव्य में जो भक्ति काल का समय है उसको इन्होंने स्वर्ण काल कहा। अब ये जो इन्होंने पुस्तक लिखा था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जैसे वहाँ पे हमने देखा तासी की पुस्तक किश्तवाड़ का लक्ष्मी सागर वारसियन ने हिंदू साहित्य के इतिहास से अनुवाद किया, ऐसे इनकी पुस्तक का नाम जो है किशोरीलाल गुप्त हैं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है
हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से जो है हिंदी का अनुवाद किया इस शीर्षक का, और इसका प्रकाशन 1957 में होता है। तो वो हिंदुई साहित्य है, यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास करके है। देखिए इसके बाद जो लेखकों में आते हैं मिश्र बंधु आते हैं, मिश्र बंधु विनोद। तो मिश्र बंधु विनोद के बारे में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि मिश्र बंधु विनोद जो है ये मिश्र बंधु हैं और रचनाकार, क्योंकि रचना का नाम ही है मिश्र बंधु विनोद। तो लेखन कला में अगर देखें तो मिश्र बंधु का भी बहुत बड़ा योगदान रहा साहित्य के इतिहास लिखने में। मिश्र बंधु में दरअसल 3 भाई आते हैं, गणेश, श्याम, सुख। तो ये अक्सर कन्फ्यूजन करता है, इसमें कृष्ण बिहारी दे देता है जो कि गलत होता है। आप ध्यान रखिए इसमें गणेश हैं, श्याम हैं, सुख हैं। और ये जो ग्रंथ लिखा गया, इस ग्रंथ की रचना का आधार क्या है? काशी नागरिक प्रचारी सभा की खोज रिपोर्ट। इस साहित्य इतिहास ग्रंथ में सम्मिलित कवियों की संख्या 5000 रही है, यानी ये बताया गया है कि इसमें जो है 5000 कवियों का उल्लेख होगा। यहाँ पे देखिए जो मिश्र बंधु विनोद है, इसमें ये बताया गया कि लगभग जितने आज तक के किसी भी ग्रंथ में कवियों का जिक्र नहीं है, यहाँ पे तो 5000 कवियों के बारे में विवरण दिया गया है। इनका भी भाग 1, 2, 3, देखिए भाग 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ये तीनों 1913 में आया प्रकाशन में, और भाग 4 अकेले 1934 में आया। तो टोटल 5000 कवियों के बारे में उनके जीवन विवरण को दिया गया इनकी रचना में, और 1913 में 3, 1, 2, 3 और भाग 4 1934 में। मिश्र बंधु विनोद में 4591 एग्जैक्ट अगर डेटा रखिए तो मोटा मोटा 4591 कवियों का जीवन वृत्त दिया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनके द्वारा तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया 1929 ईस्वी, उसका सर्वोच्च स्थान है, जिसका हम जल्द ही सीरीज लाने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरिक प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल के इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया। ग्रियर्सन सेंगर, शिवसिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधु के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिहित किया। सेंगर, ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, इन तीनों लोगों के। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों में बांट दिया है। उनके अनुसार देखें तो उन्होंने भक्ति काल को दार्शनिक आधार पर यहाँ पे देखें तो भक्ति काल को उन्होंने निर्गुण धारा, सगुण धारा में विभाजित किया। निर्गुण में ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, सगुण में राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। शुक्ल ने पहली बार अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्यकारों का जो जीवन चरित है, वो ज़्यादातर अपने साहित्य में जीवन चरित वगैरह के बारे में जानकारी नहीं देते थे, जो भी साहित्य से संबंधित होता था वही देते थे। लेकिन यहाँ पे शुक्ल जी ने पहली बार इतिहास ग्रंथ में जो साहित्यकार है उनके जीवन चरित संबंधी इतिवृत्त के स्थान पे उनकी रचना के साहित्य मूल्यांकन को प्रमुखता दी। देखिए ज़्यादातर अभी तक जो है साहित्य इतिहास, जो साहित्य लिखने वाले इतिहासकार हैं उनके जीवन विवरण को जो है तवज्जो दी जाती थी, लेकिन शुक्ल जी ने इन चीज़ों को बाहर कर उन्होंने उसका साहित्यिक मूल्यांकन इस पर जोर दिया। भाषा अंग्रेजी, अब यहाँ पे देखिए भाषा अंग्रेजी में एक लिखा गया स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917, और यहाँ पे 1917 हो गया। और एडविन ग्रिव्स, तो यहाँ पे एडविन महोदय हैं, एडविन ग्रिव्स, अंग्रेजी 1920 ईस्वी। तो एक तो हो गया स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917, दूसरा एडविन ग्रिव्स का हो गया ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, और किसने लिखा? FEK ने लिखा। अब यहाँ पे देखिए पहली बार कालक्रम को ध्यान में रखा गया। कब ध्यान में रखा गया कि हाँ कुछ लिख रहे हैं उसको कालक्रम के अनुसार हमें लिखना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है मौलवी तज़किरा-ए-शुअराई करके एक पुस्तक था हिंदी में, तज़किरा-ए-शुअराई 1848 ईस्वी। कुल कवि इसमें 1004 कवियों की संख्या है 1848, और ये मौलवी करीमुद्दीन, और ये तज़किरा
ईश्वराई। हिंदी के 62 कवि। हिंदी के 62 कवि में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो लेखन परंपरा में अपनी लेखनी चलाई गई उनमें हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी इतिहास ग्रंथ परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन तैयार किया। यहाँ पे एक रचना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा? 1938 में। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 तक के समय का अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही यहाँ पे देखें तो उन्होंने हिला दिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी के पहले कवि स्वयंभू को मानते हैं और साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी स्वीकार किया। यानी रामकुमार वर्मा हिंदी के पहले कवि किसको मानते हैं? पहले कवि के रूप में स्वयंभू को मानते हैं। हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास नागरी पिछाड़ी सभा काशी से प्रकाशित हुआ वो कितने खंडों में विभक्त है? वो जो है 16 खंडों में विभक्त है। इसके प्रत्येक खंड का समापन तो यहाँ पे देखिए इसके प्रत्येक खंड का संपादन अलग अलग विद्वानों ने किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ एवं रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सेशन बहुत ही यूजफुल रहा होगा। कृपया इसको कंटिन्यू सुनते रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है आगामी परीक्षाओं में। सो आज के लिए इतना ही। चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए। धन्यवाद।